हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं आप लोग का सोशल साइंस का सेट 2। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10 का जो टर्म 2 का मॉडल पर जारी हुआ है उसमें सोशल साइंस का सेट 2 का डिटेल सॉल्यूशन सभी का आंसर देखेंगे विद एक्सप्लेनेशन। जी हाँ दोस्तों, सभी का एक्सप्लेन भी कर देंगे। तो चलिए सारा क्वेश्चंस देख लेते हैं। जितने से आपके दोस्त हैं सभी को शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। हर एक मॉडल पेपर का यहाँ सॉल्यूशन मिलेगा, प्लस आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे। एग्जाम तक बहुत ज्यादा हेल्प आप लोगों को किया जाएगा। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो तो अगर यहाँ से पढ़ते हो तो बहुत अच्छा आप ग्रो कर जाओगे। तो चलिए देख लेते हैं। और अगर आप लोग अभी तक मुझसे इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है, उससे जल्दी से जुड़ जाइए। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या सवाल है। तो दोस्तों पहला सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व को किस संकट का सामना करना पड़ा था। तो देख सकते हैं क्या है इसका उत्तर। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व के प्रत्येक देश को महान आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, भारी रूप में यहाँ पर क्षति हुआ था। आर्थिक रूप से यहाँ पर काफी पैसों की बर्बादी हुई थी, इसलिए हर एक देश को यहाँ पर आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा था। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये वाला जो आंसर आप लोगों को सिर्फ एक बाइक में देना है तो ज़्यादा लंबा लिखना उचित नहीं है। आगे देखिए क्या है। जॉबर कौन होते थे। जैसे नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है जॉब मतलब क्या, जॉब देने वाला, समझ सकते हो, इससे याद रख सकते हो। जॉबर मतलब जॉब देने वाला। तो क्या है, जॉबर कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था। वह अपने गांव से लोगों को लाता था और उन्हें शहर में बसने के लिए सहायता करता था। उसे ही जॉबर कहते थे। क्या होता था पुराने दिनों में, मतलब जॉबर क्या होता है, कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी किसी कंपनी में काम करता होगा तो क्या अपने गांव से लोगों को लाता था और शहरों में उसको जॉब दिलवाता था। ठीक है, रहने में बसने में सहायता करता था, उसे क्या कहते हैं, जॉबर कहा जाता था। जीवाश्म ऊर्जा के उदाहरण दे। तो कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ऊर्जा के उदाहरण। जीवाश्म मतलब क्या, जो जीवों के अंश से बना है, मतलब जो पेड़ पौधे जीव जंतु है ना, उसके अंश से मर के दब गया, उसका उसके अंश से जो बनता है, ठीक है, उससे जो निर्मित होता है उससे हम लोग कहते हैं जीवाश्म। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सारे जीवाश्म ऊर्जा का उदाहरण है। नेक्स्ट है किसी दो राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नाम बताएं। तो पहला हो जाएगा भारतीय जनता दल और दूसरा हो जाएगा दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हमारे देश में सबसे बड़ी दो पार्टियां अभी फिलहाल यही है, ठीक है, बीजेपी और कांग्रेस। आगे देखिए क्या है। राजनीतिक दलों के समक्ष वंशवाद की चुनौती क्या है। वंशवाद मतलब क्या, मतलब कहता है ना कि जो अपने बेटा को, बेटी को, अपने रिश्तेदार को कहीं कुछ पद पर आसीन कर देगा, वही वाला चीज़ है। तो राजनीतिक दलों के अधिकतर नेता राजनीति में ऊंचे ऊंचे पदों पर अपने करीबी रिश्तेदारों और नजदीकी सदस्यों को स्थान देते हैं, जिसके कारण कई बार अनुभवहीन लोग ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल सटीक बैठता है। झारखंड में भी ऐसी कई जगहों पर हुआ है कि राजनीतिक नेता क्या करते हैं, अपनी लाभ के लिए अपने जो करीबी होता है, अपने रिश्तेदार होता है, उन लोगों को बड़े बड़े पद सौंप देते हैं। और फिर जो होता है देश का, राज्य का, वो तो होता ही है। अनुभवहीन लोग जब उस जगह पर पहुंच जाते हैं जिनके पास उचित शिक्षा नहीं रहेगी तो, ठीक है, तो यही दोस्तों होता है वंशवाद, और यही मेन चुनौती है। ठीक है, आगे देखिए क्या है। वाणिज्यिक बैंक से क्या तात्पर्य है। तो वाणिज्यिक बैंक उन बैंकों को कहते हैं जो लोगों से धन जमा लेती है तथा व्यवसाय के लिए ऋण देती है। वाणिज्यिक मतलब क्या, जो व्यवसाय करने के लिए ऋण उपलब्ध करवा दे। हम लोग बैंकों में पैसा जमा करते हैं और जिसका ऋण का जरूरत होता है वो उसको बैंक उसको ऋण प्रोवाइड करवा देता है, जिससे वो लोग व्यवसाय कर सकता है। ठीक है, तो वाणिज्यिक बैंक उन बैंकों को कहते हैं जो लोगों से धन जमा लेती है तथा व्यवसाय के लिए ऋण देती है। अगला सवाल है वैश्वीकरण क्या है। मैंने इससे पहले वाला सेट में भी आप लोगों को बताया था कि विश्व के विभिन्न देशों के बीच अर्थव्यवस्था के परस्पर जुड़ाव को ही वैश्वीकरण कहते हैं। मतलब क्या, विभिन्न देशों के बीच संबंध, मान लीजिए बहुत सारे, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, अमेरिका, सभी के बीच में जो परस्पर अर्थव्यवस्था को लेकर यहाँ पर संबंध बनता है, ठीक है, एक दूसरे से मेल मिलाप होता है, उसे हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। अब वैश्वीकरण के कारण ही दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि जो विदेशी ब्रांड होता है हम लोग को यहाँ पर मिलता है। बहुत सारे जूते जो है विदेशी ब्रांड के हैं, ठीक है, वो हम लोग को देश में प्रोवाइड हो जाता है। तो क्या ये देश है, हमारे देश से कांटेक्ट किया है, संबंध स्थापित किया है, तभी उस देश का सामान हमारे देश में बेचा जा रहा है, हमारे देश का सामान जाके उस देश में बेचा जा रहा है। तो यही दोस्तों जो होता है इसी को कहते हैं वैश्वीकरण। ठीक है, विभिन्न देशों के बीच जो अर्थव्यवस्था के परस्पर जुड़ाव होता है, संबंध होता है, उसे ही वैश्वीकरण कहा जाता है। कॉर्न लॉ से आप क्या समझते हैं। दोस्तों नाम से याद रख सकते हैं, कॉर्न मतलब होता है दोस्तों मकई जो होता है। ठीक है, तो मकई को लेकर एक लॉ ला गया था। क्या ला गया था कि 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में, मतलब जो बड़े बड़े भूस्वामी थे जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन था, उन लोग दबाव जब दिया, दबाव में कानून पास करके मक्के के आयात पर रोक लगा दी थी। जिस कानून की सहायता से मक्के के आयात पर रोक लगाई गई थी उसे ही दोस्तों कॉर्न लॉ कहा जाता है। ठीक है, कॉर्न लॉ क्या है कि जो वहाँ का, मतलब 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में क्या, जो बड़े भूस्वामी थे उन लोगों ने सरकार पर दबाव बनाया कि इस प्रकार आप लोग लगाइए कर, मतलब क्या आयात पर रोक लगा दीजिए, तो आयात पर रोक लगा दिया गया था। तो इसी कानून को ही दोस्तों यहाँ पर कॉर्न लॉ के नाम से जाना जाता है। ठीक,
आगे देखिए, सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था, क्यों? संक्षेप में उत्तर दीजिए। तो देखिए, मशीनों का युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के सूती कपड़ों का दबदबा रहता था। भारत के नहीं, भारत में होगा, ठीक है, यहाँ पर भारत में सूती कपड़ों का दबदबा रहता था। उस समय सूरत के बंदरगाह का बड़ा ही बोलबाला था, वहाँ से बहुत ज़्यादा निर्यात होते थे, हमारे देश से सूती कपड़ा दूसरे देशों में जाते थे। पर जब यूरोपियन कंपनियों ने अपना पैर पसारना शुरू किया तो सूरत के तट पर स्थित बंदरगाह का निर्यात कम होने लगा और वे हाशिए पर चले गए। मतलब जब मशीन सब नहीं आता तब क्या हमारे देशों पर ही निर्भर थे बाहर विदेशी लोग, कि हमारे देश से बने हुए हाथ से बने हुए सूती कपड़ा ज़्यादा पसंद किया जाता था, ठीक है। लेकिन जब मशीन आ गया, मशीन तो क्या हुआ, और मशीनों के आने से पहले था ये वाला चीज़, और जब यूरोपीय कंपनी आई मशीनों से निर्माण करने लगे तो सस्ता में मिलने लगा, ठीक है, अपना पैर पसार ले हुए लोग, और जिसके कारण फिर सूरत के तट पर स्थित बंदरगाह का निर्यात कम होने लगा और वे हाशिए पर चले गए, ठीक है। भारत में प्रमुख कोयला क्षेत्रों के नाम दें। भारत में सबसे प्रमुख कोयला क्षेत्रों का नाम है दोस्तों झारखंड, उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़। इसके अलावा भी बहुत सारे नदी घाटी क्षेत्र है, ठीक है, जैसे दामोदर नदी घाटी क्षेत्र हो गया, बहुत सारे नदी घाटी क्षेत्र है जहाँ पर भी मुख्य रूप से कोयला पाई जाती है। अगला सवाल देखिए 11 नंबर, राजनीतिक दलों के सुधार के उपायों के बारे में बताएं, ठीक है। इस आंसर को दोस्तों आप लोग और बढ़ा करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और भी बहुत सी जगहों का नाम है, आप लोग लिख सकते हो, या फिर इसी को नाम लिख सकते हो, जैसे भारत में झारखंड में धनबाद झरिया में बहुत ज़्यादा कोयला पाया जाता है, उसी प्रकार उड़ीसा के तलचर में पाया जाता है, तो अपने अपनी जगहों का भी नाम यहाँ लिख सकते हो। राजनीतिक दलों के सुधार के उपायों के बारे में बताइए। राजनीतिक दल में कैसे सुधार हुआ है, उसके लिए क्या उपाय किया गया है, उसको बताना है यहाँ पर। तो राजनीतिक दलों में सुधार के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं, क्या क्या? उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया है, ठीक है, तो ज़्यादा पैसा वाला जो है आपराधिक प्रवृत्ति के लोग यहाँ पर राजनीतिक दलों में ना आ पाए, उसके लिए आदेश जारी किया है। चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति के ब्यौरे का शपथ पत्र देना अनिवार्य कर दिया। अब जो भी चुनाव लड़ेगा उसको एक शपथ पत्र देना पड़ता है कि उसके पास कितनी संपत्ति है, ठीक है। जब कोई भी नॉमिनेशन करता है चुनाव के लिए तो अब उसके पास कितनी संपत्ति, कितनी गाड़ी है, कितना बैंक बैलेंस है, कितना जमीन है, सब कुछ उसमें लिखना पड़ता है, ठीक है। विधायकों और सांसदों को दल बदल रोकने के लिए भी संविधान में संशोधन किया गया। दल बदल क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, इस पार्टी से चुनाव जीता लेकिन बाद में इस पार्टी को छोड़ के दूसरा पार्टी में चला गया, मतलब अपना दल को बदल लिया, तो इसे दल बदलू कहते हैं। तो इसमें भी संशोधन दोस्तों किया गया है, इसके नियम पर भी। आगे देखिए क्या है, लोकतंत्र किस प्रकार वैध शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र एक वैध शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र में जनता के समर्थन के बिना कोई भी नई सरकार नहीं बन सकती है। भैया बन सकती है क्या? अगर हम लोग वोट नहीं देंगे, हम लोग समर्थन नहीं करेंगे किसी को, तो उसका सरकार कभी भी नहीं बन सकती है। यह केवल लोकतंत्र में ही संभव है। जब कोई सरकार अल्पमत में आती है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है और उसकी वैधता खत्म हो जाती है। दोस्तों लोकतंत्र क्या एक वैध सरकार है और हम लोग उसे चुनते हैं, ठीक है। कैसे कि जब कोई सरकार अल्पमत में आती है क्या होती है, उसे त्यागपत्र देना पड़ता है, फिर उसकी कोई वैधता नहीं रहती है, ठीक है। हमारा देश क्या एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है और लोकतंत्र में हमारे समर्थन के बिना कोई भी सरकार यहाँ पर अपना सत्ता में नहीं आ सकती है। विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। विकास में विकास में ऋण की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोई व्यक्ति ऋण लेकर नया कारोबार शुरू कर सकता है, नया उद्योग लगा सकता है या वस्तुओं का व्यापार कर सकता है, जिससे उसकी आय में वृद्धि होगी तथा उसकी जीवन स्तर भी सुधरता है। अतः ऋण देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, बस। ऋण की शर्तों का उल्लेख करें। ऋण किस शर्तों पर दिया जाता है? तो देखिए यहाँ पर ऋण लिखा गया है, ऋण होगा, ठीक है। तो ऋण यहाँ पर देखिए, ऋण के लिए निम्नलिखित शर्त होता है। ऋण लेने वालों को बैंकों को अपनी आय का प्रमाण पत्र देना पड़ता है। मतलब जो लोग ऋण लेगा उसको क्या अपना आय का प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि हाँ उसका आय कितना है कितना नहीं, ताकि बैंक मान लीजिए किसी दिवालिया को ऋण दे दिया, उसके पास कुछ है ही नहीं जमा करने को, तब फिर बैंक डूब जाएगा। तो इसलिए ऋण जो लेता है उससे आय प्रमाण पत्र मांगा जाता है। सिक्योरिटी के रूप में बैंक में कुछ जमा करना पड़ता है, या तो जमीन का कागजात या फिर आपका पढ़ाई का कुछ सर्टिफिकेट बैंक में जमा करना पड़ता है जब आप ऋण लेंगे। तो ऋण लेने के लिए, लेकिन दोस्तों अभी इसमें बहुत सुधार हुआ है, पहले ये सब नियम था, अभी इसमें बहुत सारा सुधार हुआ है, ठीक है। ऋण लेने के लिए गारंटर का होना आवश्यक है, और अगर आप ऋण ले रहे हैं, ये तो अभी भी है, आपको गारंटर एक चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए आप ऋण चुका नहीं पाते हो तो आपको आपके गारंटर को लास्ट में ऋण चुकाना पड़ता है, ठीक।
तो अगर आप लोग गारंटर बनिए किसी का तो सोच समझ के बनिएगा भैया, नहीं तो किसी और का ऋण आपके गले लग जाएगा। आगे देखिए दोस्तों क्या है कि खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दे। तो खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए 2 उदाहरण निम्नलिखित है। क्या क्या है? पहला है ये कि यातायात और परिवहन साधनों में काफी सुधार किया गया है। यातायात और परिवहन साधन मतलब क्या? आने जाने के लेकर, ठीक है, जब कोई सामान यहाँ से वहाँ ले जाएगा तो वही यातायात और परिवहन हो गया। तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनाई गई और बोगियों का भार को भी कम किया गया, जिससे किसी भी उत्पाद को खेतों से दूर दूर के बाजारों में कम लागत पर ही आसानी से पहुंचा जा सके। ठीक है, ये सारा चीज़ वहाँ पर किया गया। रेलगाड़ियाँ, तेज रेलगाड़ियाँ बनाई गई ताकि जल्दी पहुँचे। उसके बाद बोगियों के भार को भी कम किया गया, जिससे दूर दराज खेतों तक बोगियाँ पहुँच जाती थी रेलवे के सहारे। ओके, और नेक्स्ट क्या है? 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था, क्योंकि उस वक्त तक मांस का निर्यात करने के लिए उचित तकनीक नहीं था। मतलब जो मीट आप लोग खाते हैं, बहुत किसी का फेवरेट भी होगा, तो उसका निर्यात अमेरिका से यूरोप पहले नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि भैया आप मांस ले जाइएगा तो कितना दिन जहाज में जाएगा, खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा। ठीक है, तो उस कारण क्या उस वक्त मतलब सीधा सीधा जानवर ही गोटा गोटा ले जाता था, तो जानवर बीच में मर जाता था, सूख जाता था, क्योंकि महीनों महीनों चलता था जहाज। ठीक है, तो नई तकनीक के आने पर यह स्थिति बदल गई। पानी के जहाजों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित कर दी गई। क्या? उसमें रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित कर दी गई। अब आप लोग देखते हैं ना कि मीट मिलता है एक पैकेट में आपको मीट मिल जाएगा जो महीनों का भी वो होगा, पुराना हो सकता है लेकिन खराब नहीं होता है। ठीक है, तो अब पहले क्या था, उसमें जहाजों में रेफ्रिजरेशन की व्यवस्था कर दी गई और इस तकनीक स्थापित कर दी गई, जिससे जल्दी खराब होने वाली चीज़ें भी लंबी यात्रा पर ले जाया जा सकता था, जिससे उसके बाद मीट का भी ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो गया था। ठीक है, मतलब ये तकनीक अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे देशों में किस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है? तो दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां निम्नलिखित प्रकार से उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है। कैसे भैया? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जो बाजार के नजदीक हो तथा जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रमिक उपलब्ध हो जाए। ठीक है, कहां पर वो लोग अपना इकाई लगाती है, अपना सेटअप कहां लगाती है? जहां पर कम कीमत पर उसे मजदूर मिल जाए, कुशल मतलब टेक्निकली क्वालिफाइड और नॉन टेक्निकल भी, अकुशल और अकुशल दोनों मिल जाए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना है। देखिए, अब कोई कंपनी अगर कहीं जगह है उस पर पहले जगह को खरीदेगा, फिर वहाँ पर अपना सेटअप तैयार करेगा। उससे बढ़िया क्या करता है बड़ी कंपनी, जब कहीं पर छोटी कंपनी पहले से मौजूद है, बनी हुई है, तो उसी को जाके खरीद लेता है कंपनी को। ठीक है, और वहीं पर अपना उत्पादन शुरू कर देती है, जिससे कम खर्चा में अच्छा मुनाफा होता है। वही चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट 3 नंबर, विकसित देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती है। और विकसित देश जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, वे छोटे उत्पादक जो होता है, जो कम मात्रा में सामान बनाते हैं, उसको ऑर्डर देती है। और क्या करती है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों से माल तैयार करके अपने नाम से बेचती है और अपने नाम का ब्रांड देती है। दोस्तों, आप लोग बहुत सारी चीज़ें पहनते होंगे, तो बहुत सारी कंपनियां ऐसे भी है जो उसको किसी छोटे लोकल से बनवा लेती है। हाँ, क्वालिटी में दोस्तों वहाँ कहा जाता है कि आप क्वालिटी से बनाइएगा, फिर उसको अपना ब्रांड दे देती है। ठीक है, और बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नज़र रखती है, जो उनके हितों का देखभाल करती है। तो देखती है कि हाँ सरकार की नीति कैसी है, उसको दिक्कत होगा तो नहीं, इस तरह का चीज़। ठीक है, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि का वर्णन करें। तो जब किसी खेत से केवल इतनी उपज होती है कि उससे परिवार का पेट ही भर सके, पेट किसी तरह भर जाए, तो ऐसे खेती को प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि, मतलब बस जीवन निर्वाह के लिए कृषि। और जीवन निर्वाह कृषि बहुत लोग करते होंगे, आप लोग भी करते होंगे, सिर्फ खाने भर के लिए अपना फसल उत्पादन करते होंगे। इस तरह की खेती जमीन के छोटे टुकड़ों पर की जाती है। अब छोटे जगह पर ही करेगा ना भैया, बड़े जगह पर थोड़ी करेगा, उसको बेचना थोड़े है, सिर्फ खाने के लिए कर रहा है, जीवन निर्वाह के लिए। आदिम औजार तथा परिवार की सहायता से, यहाँ आदिम कॉमन नहीं होगा, ठीक है, आदिम औजार तथा परिवार की सहायता से इस तरह खेती की जाती है। मतलब आदिम औजार का प्रयोग इसमें किया जाता है, कुल्हाड़ी का, इस टाइप का, मतलब इसमें कोई मशीन का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस प्रकार की खेती मुख्य रूप से मानसून और जमीन की उर्वरता पर निर्भर होती है। मतलब कि हाँ बारिश होगा कि नहीं, और जमीन की उर्वरता कैसी है। ऐसी खेती में जलवायु अनुसार फसल का चुनाव किया जाता है। जब जैसी जलवायु जहाँ जैसी जलवायु उस प्रकार वहाँ पर फसल चुनाव किया जाता है। जैसे धान के दिनों में धान रोपा जाता है, गेहूँ के दिनों में गेहूँ रोपा जाता है, बैगन के दिनों में बैगन, टमाटर के दिनों में टमाटर। ठीक है, और लेकिन अभी क्या हो गया, अभी तो चेंज हो गया। अब ग्रीन हाउस फार्मिंग करके क्या करता है सब लोग, जब मतलब जो सीजन का चीज़ नहीं होता उसको भी उगाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सीजनेबल चीज़ ही उगाया जाता है। और एक दोस्तों इसमें आप लोग क्वेश्चन है मैप वाला, कि मानचित्र में प्रदर्शित खनिज उत्पादक एवं
केंद्र एवं पत्तन के नाम का मिलान कर, मतलब जो नाम दिया है उसका मिलान करने बोला है। ठीक है, तो कुछ नहीं, जस्ट आप लोग का जो 1 2 3 नंबर करके दिया हुआ है आप लोग लिखिएगा 1 नंबर डैश दीजिएगा। 1 नंबर में क्या दोस्तों, ये आप लोग का राजस्थान एरिया पड़ता है जो कि अजमेर है। ठीक है, तो 1 नंबर में यहाँ पर अजमेर लिख दीजिएगा। ठीक है, दूसरा नंबर लिखिएगा। दूसरा नंबर आप लोग देखिए, दूसरा नंबर डैश देखिए क्या लिखिएगा, दूसरा नंबर यहाँ पर है। और दोस्तों ये एरिया आप लोग किसको प्रदर्शित करती है, झारखंड को करती है, तो यहाँ पर डैश देखिए झारखंड लिख दीजिएगा। तीसरा नंबर लिखिएगा डैश देखिए 3 में क्या है, देखिए झारखंड के जस्ट नीचे यहाँ पर उड़ीसा पड़ता है दोस्तों, तो उड़ीसा क्या है, लौह अयस्क क्षेत्र है, तो यहाँ पर 3 नंबर में कर दीजिएगा लौह अयस्क क्षेत्र। 4 नंबर देख लीजिए क्या है यहाँ पर, 4 नंबर यहाँ है दोस्तों, तो 4 नंबर जो है आप लोग का ये दोस्तों है आप लोग का आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश यहाँ पर क्या हो गया, विशाखापट्टनम हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है। नेक्स्ट मंगलुरु बच गया, तो दोस्तों मंगलुरु यहाँ हो जाएगा आप लोग का कर्नाटका में, यानी कि 5 नंबर में मंगलुरु हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 नंबर डैश देके मंगलुरु लिख दीजिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आप लोग का ये सारा सेट समाप्त होता है, मतलब सेट 2 का सारा क्वेश्चन समाप्त होता है। इसके बाद जल्दी हम सेट 3 भी जारी कर देंगे, एक एक करके सारा सेट जारी हो रहा है दोस्तों। मैथ का सेट 1, साइंस का सेट 1 और आप लोग का सोशल साइंस का सेट 1 जारी कर दिया है, साइंस का सेट 2 भी जारी कर दिया है। धीरे धीरे सभी कुछ अपलोड हो जाएगा 1-2 दिनों के अंदर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और सेट जारी होने के बाद आप लोग एग्जाम को लेकर मैं आप लोग का तैयारी कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जिसका सिलेबस नहीं हुआ वो लगभग मैं साइंस और मैथ का आप लोग कंप्लीट कराऊंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे बहुत ज्यादा फायदा आप लोग का होने वाला है। और अभी तक आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े तो वहां भी जाके जुड़ जाइए। चलिए दोस्तों अभी इतना ही, लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। नेक्स्ट वीडियो में जल्द आप लोग से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।